उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो पिछले 5 साल में योगी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। जी हम बात कर रहे हैं उन्नाव की। उन्नाव इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ होने वाली जघन्य अपराध की घटनाओं ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। और चुनाव में एक बार फिर उन्नाव इसलिए चर्चा में है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रेप विक्टिम की मां को यहां से उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। तो क्या है उन्नाव की जनता का मूड और क्या कह रहे हैं उन्नाव के मुद्दे? क्या अपराध और खास तौर पर हुई यहां की घटनाओं को लेकर ही आगे उन्नाव की जनता वोट की तैयारी कर रही है? जानते हैं उन्नाव के लोगों से। उन्नाव भले ही आपराधिक घटनाओं के चलते हाल के वर्षों में सुर्खियों में रहा है, लेकिन उन्नाव का इतिहास बेहद पुराना है, चाहे पौराणिक हो या फिर इस जगह की अपनी मान्यता हो। हमारे ठीक पीछे जो आप मंदिर आप देख रहे हैं, ये चंद्रिका देवी स्थान है और यहाँ भीतर माँ चंद्रिका और माँ अंबिका दोनों की ही मूर्तियाँ स्थापित हैं, जिसके दर्शन के लिए भक्त हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं। क्योंकि जो चर्चा दुर्गा सप्तशती में माँ चंद्रिका की है, माँ अंबिका की है, वही स्थान ये माना जाता है। लेकिन उन्नाव का इतिहास अगर आप देखें तो इससे भी बेहद पुराना रामायण काल से जाके जोड़ता है। माँ जानकी यहीं पर दरअसल उन्नाव में ही जब भगवान राम उन्हें छोड़ देते हैं तो आकर वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं। रामायण की रचना के लिए भी इस जगह का अपना एक उल्लेख है। और इस समूचा स्थान आप देखिए कि माँ गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ गंगा की कलकल बहती धारा और इस धारा के साथ उन्नाव को आप देख सकते हैं और इसके इतिहास को इसके जरिए समझ सकते हैं। क्या है उन्नाव में चुनावी मुद्दा और किन मुद्दों पर लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं? क्या उन्नाव का अपराध और आपराधिक घटनाएं हावी हैं या यहाँ पर विकास की बातें हो रही हैं? बातचीत करने के लिए तमाम लोग उन्नाव से हैं। किन मुद्दों पर इस बार लगता है आपको उन्नाव वोट करेगा? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो देश प्रेम का है। पूरे उन्नाव जनपद में देश प्रेम का मुद्दा नौजवानों पर हावी है। और जो है, जो लोग देशद्रोह की बात करते हैं या देश को तोड़ने की टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश है उन्नाव के विशेष तौर पर नौजवान पीढ़ियों में। तो गंगा नहीं गंगा एक्सप्रेस वे मुद्दा है, क्या आपको लगता है? नहीं, मुद्दा तो गंगा एक्सप्रेस वे तो हाई है, क्योंकि गंगा से जुड़ा मामला है। गंगा के किनारे या गंगा से 2-4 किलोमीटर दूर ही इसका निर्माण होना चाहिए। एक टीम भी, कोई केंद्रीय टीम भी आई थी, जैसा सुनने में आया था, उन्होंने भी इसको ओके कर दिया था। लेकिन अब माननीय विधायक जी की मोनोपोली थी या माननीय मुख्यमंत्री जी की मोनोपोली थी या ठेकेदारों की मोनोपोली थी, किस कारण से ये पूर्वा विधानसभा की करीब चला गया। इसमें हो सकता है 20-22 साल का, 18 साल का जो नया मतदाता है वो गड़बड़ करेगा, लेकिन राष्ट्र प्रेम उस पर हावी भी हो रहा है, ये भी सत्य है। आपसे जानना चाहेंगे हम कि जातिवाद, राष्ट्रवाद, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे सबको छू रहे हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जब चुनाव होता है उस वक्त आदमी कुल मिलाकर 2-3 मुद्दों पर कंसंट्रेट करता है। कई बार तो महंगाई भी भूल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि जो रोजगार के मुद्दे हैं वो भी भूल जाता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और ये देखा जाता है कि जो जातिवाद के मुद्दे हैं वो सबसे ऊपर चले आते हैं या धार्मिक डिवाइड जो है साफ साफ दिखने लगता है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां तक उन्नाव की अगर बात करें, बैसवारा की धरती की अगर बात करें तो यहां कलम का क्षेत्र है। इस बार की अगर बात करें तो विकास के नाम पे कई हजार करोड़ रुपए उन्नाव में भी विकास के नाम पर खर्चे हुए। कितना विकास का मुद्दा आपको लगता है किस बार चलेगा? विकास का मुद्दा उन्नाव जनपद की तमाम सीटों पे चलेगा, लेकिन अगर भगवंत नगर विधानसभा पर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पे काम भगवंत नगर विधानसभा पे आए, उनका बजट आया। और आप देख रहे हैं कि अभी भी घाट पे काम, पहले से जो ऐसे घाट थे, कच्चे घाट हम लोग बचपन में आते थे, आज इनका कायाकल्प हुआ। लेकिन विकास का फैक्टर आपको दिखाई देता है, तो विकास का फैक्टर है जो कि उन्नाव के विधानसभा क्षेत्रों में दिखता है। और लोगों का कहना है कि विकास की जो तमाम योजनाएं हैं उसका इम्पैक्ट चुनाव पर जरूर होगा। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई मुद्दा है, साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा है और कास्ट कम्बिनेशन का जो फैक्टर है उसके बिना यूपी का चुनाव अछूता है, यानी वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगा। तो ऐसे में किस तरह से उन्नाव की जनता अपने अगले प्रतिनिधित्व को चुनती है
उसमें अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन तमाम मुद्दे अंगड़ाई जरूर लेने लगे हैं। डोंडिया खेड़ा पहले तब चर्चा में आया जब यहां सोने की खुदाई एसआई ने शुरू की। शोभन सरकार के सपनों के मुताबिक यहां हजारों टन सोना मिलना था, लेकिन वो सपना सपना रह गया। उसके बाद फिर सुर्खियों में आया जब यहां के स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप के आरोप लगे और फिर आज जो सलाखों के पीछे हैं उनकी विधायकी भी गई। इस तरह से इलाका लगातार चर्चा में तो बना ही रहता है, लेकिन चूंकि अब चुनावी मुद्दा है तो यहाँ पर चर्चा के केंद्र में इस वक्त क्या है? क्या लोगों के जहन में आज भी वो सोना है, या फिर अपराध की तमाम घटनाओं से आगे निकलते हुए विकास की बात लोग करते हैं? ये जानने के लिए हम खुद यहाँ डोंडिया खेड़े मौजूद हैं, जहाँ पर आप देखिए तो बेहद प्राचीन मंदिर आपको दिखाई देता है और ये समूचा इलाका वही है जहाँ एसआई ने एक वक्त यानी 2013 में खुदाई की थी। ये बताइए कि एसआई की खुदाई से लेकर और अपराध की घटनाओं तक काफी चर्चा में इलाका रहा उन्नाव का। अब इस चर्चा से आगे निकलकर आप लोग इस विधानसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं? यहाँ किसानों का जो परेशानी केवल जानवरों से परेशानी, बाकी जो कार्य चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है? केवल जानवर की ज्यादा परेशानी, रात भर मनाई काली हरहन का ख्यादा करती है जानवर। आपको क्या लगता है इस बार लोगों के जहन में अपराध के मुद्दे ज्यादा होंगे, या फिर आपको लगता है कि विकास, या फिर जाति और धर्म, ये तमाम जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर उन्नाव में किस तरह से स्टैंड करते हैं? यहाँ सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है विकास का। लोग विकास को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उसी पे सब कुछ होगा। विकास पे आपको लगता है होगा। अब जरा युवाओं से बात करते हैं, कुछ और बुजुर्ग भी हैं। आप पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ाई करते हैं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जी। क्या पढ़ते हैं? मेरा भी BSc सेकंड ईयर है, ग्रेजुएशन। ये बताओ आप लोगों के मन में क्या चल रहा है चुनाव के दौरान? शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे कहाँ हैं? रोजगार तो पता नहीं, लेकिन शिक्षा चल रहा है। अभी लॉकडाउन फिर से लग रहा है वापिस, तो हम लोगों की शिक्षा फिर से बेकार हो जाएगी। आपको लगता है शिक्षा मुद्दा है इस चुनाव में? शिक्षा मुद्दा हमेशा था, हमेशा रहेगा, क्योंकि शिक्षा वो मुद्दा है जिससे आपने कहा आपराधिक घटनाएं, तो अपराध तब बढ़ता है जिससे लोग शिक्षित नहीं होते हैं, तभी अपराध बढ़ता है। जो आदमी पढ़ा लिखा होगा अपराध क्यों करेगा? वो तो पढ़ा लिखा करेगा, नौकरी रोजगार करेगा। और रही बात रोजगार की, तो जो लोग आज धरना दे रहे हैं लखनऊ में, जैसे अभी आपने शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठा लीजिए, तो जो लोग शिक्षक हैं क्या वो अपने बच्चों को उसी विद्यालय में पढ़ाते हैं? ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो लोग शिक्षा भर्ती धरना दे रहे हैं, हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा नहीं निकल रही है, तो उनसे जाके पूछिए क्या वो लोग अपने बच्चों को उसी विद्यालय में पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। वो पहले अपने बच्चों को पहले जो उनके यहाँ प्राइवेट स्कूल वहाँ छोड़ेंगे, फिर वापस वे स्कूल में आएंगे। तो ऐसा क्यों? आप जहाँ पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को पढ़ाइए, तब तो शिक्षा ठीक चलेगी, वरना कुछ नहीं चलेगा। तो युवाओं के मन में क्या चल रहा है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी भूमिका युवा निभाते हैं हर चुनाव में। इस चुनाव में भी आपके मन में कुछ चल रहा है? मेरे मन में बस यही चल रहा है कि ये अब इस समय इतनी यही है कि लड़कों की ज़िंदगी जो है ना, ये भर्तियाँ वगैरह, सरकारी नौकरी, जॉब वाब वगैरह यही नहीं निकल रही। भर्तियाँ जॉब वाब चाहिए। लड़के जितने भी यहाँ पे हैं सारे, सब एज भी खत्म हो जा रही है, भर्तियाँ भी नहीं आ रही हैं सभी। तो भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, बेरोजगारी मुद्दा है। तो नाउम्मीदी जरा देखिए, आपकी उम्मीद क्या कहती है इस बार के चुनाव में? बीजेपी निकलेगी। बीजेपी निकलेगी, क्यों? हमारा उम्मीद, हरान तो परेशान हूँ ताके लेकिन वोट बीजेपी दिया। ये देखिए, ये है असली, यानी परेशान है लेकिन वोट जरूर देंगे। आप भी क्या कहते हैं? जी वोट देंगे। तो लोगों के मन में भले ही कुछ चल रहा हो, लेकिन बातें धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं। आप क्या कहते हैं, इस चुनावी मौसम में क्या चल रहा है आपके यहाँ? हम बेशक परेशान हैं, लेकिन वोट बीजेपी में ही जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इससे बहुत लाभ है। सरकार अच्छी है, दंगे लड़ाई नहीं होते हैं, कहीं हर तरह से शांति रहती है और विकास भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा है। जब हम बात इस इलाके की कर रहे हैं तो दरअसल तमाम ऐसे मुद्दे भी हैं जो इस वक्त स्थानीय स्तर पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे सड़क के मुद्दे हों, विकास के मुद्दे हों। यहाँ पर आप देखिए तो पशुधन से लेकर और तमाम ऐसी बातें हैं जो लोग बता रहे हैं, जो कि आम आदमी के जहन में है, और जब वोट देने जाएगा तो अपने वोट के द्वारा अपनी नाराज़गी को कहिए या फिर सरकार के प्रति निष्ठा को कहिए, जरूर जताएगा। दुख ही जीवन की व्यथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। सरोज स्मृति में
महाकवि निराला ने इन पंक्तियों से अपने दुख को व्यक्त किया है। और इस वक्त हम उन्नाव के जिस पार्क में हैं, यहाँ पर निराला की ही मूर्ति लगी है और ये निराला पार्क के नाम से ही जाना जाता है। ये किस तरह का दुख है? दरअसल यहाँ तमाम पार्क में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, इनसे ज़रा हम जानने की कोशिश करते हैं। आज उन्नाव की जब चर्चा होती है तो लोगों के जहन में यहाँ होने वाले आपराधिक घटनाओं, खासतौर पर बलात्कार के जो तमाम विभत्स घटनाएं हैं वो जहन में चली आती है। किस तरह से उन्नाव की छवि इन घटनाओं ने बिगाड़ी है? जी, इस समय तो जैसे होता है कि ऐसी घटनाएं जो पहले से होती थी, इस समय काफ़ी कुछ हम लोग को महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित हो चुका है। तो हम लोग जब निकलती हैं तो ऐसा कोई डर नहीं रहता है कि हम लोग का जो है बाहर से मतलब बाहर निकलेंगे या थोड़ा टाइम हो रहा है तो नाम खराब किया इन घटनाओं ने उन्नाव का। जी, उन्नाव का नाम ऐसे तो देखिए कहीं कोई किसी का नाम नहीं होता खराब करने में। कुछ लोग होते हैं जो मतलब बीच से आके कुछ होता है, कुछ बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ घटनाएं हुई लेकिन वो कहीं ना कहीं सब दोषी होते हैं, तो इसलिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता कि किसने खराब किया किसने नहीं किया। लेकिन महिला तो खराब हुई है, छवि खराब हुई है, लेकिन उसके लिए अगर हम कह दें कि सरकार दोषी है, कोई और दोषी है, तो कोई दोषी नहीं, वो हम लोग खुद दोषी हैं। कहीं घटना होती है और कभी घटना को क्रिएट कर दिया जाता है। हम आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में फिर चर्चा उन्नाव की इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक रेप विक्टिम के मां को कांग्रेस ने टिकट दे दिया और जाहिर है कि जो घटनाएं पीछे बैकग्राउंड में थी वो फिर चर्चा में आ गई। देखिए, जो विक्टिम की मां को दिया गया है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने या जो आपकी कांग्रेस ने सोच समझ के ही दिया गया होगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं कि घटना क्रिएट होती, जैसे मैंने बात करी है, कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम जो देख रहे होते, जो सुन रहे होते वही सत्य हो। कभी पर्दे के पीछे कुछ और भी होता है। सब जानते हैं बट कह नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में उन्नाव में रेप पर राजनीति होगी? नहीं, इसमें तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इस समय काफ़ी सुधार भी चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो दिन में दिन सुधार ही हो रहा है। इसमें ऐसा कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो अगर चुनाव सही से अच्छे से हो रहा है तो इसमें अच्छा होगा, फ़ायदा होगा। महिलाओं के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद। ये बताइए कितना बड़ा मुद्दा सुरक्षा है इस चुनाव में अगर बात करें उन्नाव की? ये बीजेपी हमारी जो सरकार आई है जब से, तब से ये समझ लीजिए बेटियां और जो भी महिलाएं हैं, हम लोग हैं, बेधड़क होकर 10 बजे 11 बजे आराम से अच्छे से रोड पे से आ सकते हैं और कोई नहीं करता है। और अभी हमारी आज के 7-8 साल पहले की घटना है जब हमारी सपा सरकार आई थी, तो ये समझ लीजिए कि मैं बाईपास से बड़े चौराहे रिक्शे से आ रही थी। दिन में साइड से ही बिल्कुल बगल से 2 लड़के निकले, वो मेरी चैन खींच के ले जा रहे थे। मैं रिक्शे के नीचे गिर गई तो वहाँ की जो पब्लिक थी वो दौड़ के यही कह रही थी कि ये सपा सरकार आई है, ये तो होगा ही। और जबकि उस समय कोई बहुत टाइम भी नहीं था भैया, ये समझ लीजिए वही 7 बज रहा था। मैं लखनऊ से आ रही थी रिक्शे से घर वापस। सब लोग यही कह रहे थे। आपको क्या लगता है कि ये भले ही सपा और बीजेपी के सरकारों के बीच ये डिस्कशन जरूर चल रहा है कि कौन ज़्यादा सुरक्षित सरकार दे पाया, लेकिन उन्नाव में सुरक्षा का मुद्दा कितना बड़ा है? भाई साहब, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमारी बहनें, हमारी माताएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। इसी उन्नाव में बीजेपी के विधायक थे जिन पर इल्जाम लगा रेप के और सलाखों के भीतर हैं, विधायकी भी उनकी गई, दूसरा विधायक यहाँ चुन के दोबारा आया। तो ये सारी घटना यहीं हुई। यही वो उन्नाव है जहाँ पर रेप पीड़िता पर तेल छिड़का गया, उसे जला दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ बटोरी, इतनी बदनामी हुई जगह की। यही वो उन्नाव है जहाँ पर खेतों में बेटियाँ जो हैं पाई गईं और उनके साथ भी दुष्कर्म हुए। तो आपको नहीं लगता है कि जो दावा है कि बहुत सुरक्षित है उत्तर प्रदेश, बहुत सुरक्षित है उन्नाव, उस पर सब धब्बे? नहीं, 2017 से तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है ये भाई साहब। ये तो मैं फिर कहूँगी क्योंकि माताएं बहनें हमारी, जैसे कि अभी बहन ने हमारी बोला कि आए दिन चेन स्नैचिंग होती थी, आए दिन रेप होते थे, आए दिन हमारी बहनें बाहर निकलने से कहीं पार्क जा रही हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में जा रही हैं, विद्यालय जा रही हैं या कहीं नाते रिश्तेदारी शादी ब्याह में समारोह में जा रही हैं, तो डर लगा रहता था जब तक हमारी बेटियां हमारे घर नहीं आ जाती थी। लेकिन अब वो समय नहीं है। जब से भी यहाँ टेंशन मुक्त हो गए, हमारी सारी बहनें बेटियां बाहर आ जा रही हैं, स्वच्छंदा से घूम फिर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब कि जब से योगी सरकार आई है, आप सोचिए उन्होंने बहनों के लिए इतना किया है, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, शौचालय हो और आवास हो, सब बहनों के नाम ही उन्होंने किया है। लेकिन अब तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि बेटी है लड़ सकती है।
अरे प्रियंका गांधी जरा सामने आए, बेटी लड़ सकती है। बेटी तो पहले वो कहाँ चली गई थी, लड़ी सकती, बीजेपी सरकार से पहले वो कहाँ थी प्रियंका जी? मैं तो बढ़ सकती है, बेटी लड़ी नहीं सकती जिंदगी भर, जन्म से लेके मृत्यु तक लड़ना ही कोई अच्छी बात नहीं होती है। बेटी है, अपना अधिकार भी पा सकती है। अभी अधिकारों की तो बात हो रही है जी, अधिकारों की बात होती तो वो लड़ने के लिए बोल नहीं ना। तो जब कांग्रेस थी तब प्रियंका जी कहाँ थी? वो क्या तब घटनाएं नहीं होती थी? कह रहे हैं कि महिला का मुद्दा सबसे बड़ा उनके लिए है, 50 सीटें महिलाओं को दे दी लड़ने के लिए। महिला अब तो वो सब करेंगे ही, जब कांग्रेस पूरा शून्य पे आ गई है तब तो वो करेंगी। लेकिन जब मैं ये पूछना चाहूंगी, जब कांग्रेस सरकार थी तब प्रियंका जी कहाँ थी? तब इस तरह के मुद्दों क्यों? ये बताइए कि उन्नाव में जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, इतनी सारी घटनाएं महिला अपराध की, और इतनी घटनाओं के बाद भी आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है? महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसके ऊपर भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आपने देखा होगा लखनऊ में और कुछ बड़े शहरों में पिंक बूथ बनाए गए हैं, फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई हैं जिसमें तुरंत रिजल्ट मिले। रेप केस की बात आप कर रहे हैं ना, तो रेप केस में ये उन्नाव के केवल नहीं है, पूरे प्रदेश पूरे देश में सब में जगह यही चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हैं स्पेशली इसी रेप केस के लिए, कि जिससे पीड़ितों को तुरंत लाभ मिले, तुरंत उनको। लेकिन आरोप तो विपक्ष का ये है कि यहाँ पर एक पीड़िता को भी रातों रात जला दिया जाता है, जो कि धर्म में। देखिए, इस तरह की घटनाएं हर जगह, हर प्रांत में, हर जगह आपको मिल जाएंगी। ये कोई बात नहीं, ये कैजुअलिटीज कभी भी हो सकती हैं। आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं के लिए प्रशासन को, इस तरह की घटनाओं के लिए सरकार को लोग माफ़ करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मुझे महसूस होता है, क्योंकि मैं भी एक कवित्री हूँ, मेरा नाम प्रियंका शुक्ला है, मेरा रात में निकलना आना जाना रहता है, लेकिन मैं तो खुद को व्यवस्थित महसूस करती हूँ। और रही सपा और भाजपा की बात, मुझे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कुछ वर्ष पहले आदरणीय नेताजी ने एक बात कही थी कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो उन्होंने किस आधार पे बात कही थी कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? जब वो इतनी बड़ी बात कह सकते हैं तो विपक्ष आरोप कैसे लगा सकता है किसी और पर? पहले वो खुद को तो संभाले, खुद को तो नियंत्रित करे कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। अभी कांग्रेस में किसी बच्ची का, अभी राजस्थान में वहाँ पे रेप हुआ है किसी बच्ची का, तो वहाँ पर मतलब क्या है इन लोगों का पक्ष विपक्ष? खाली यही करना है या कुछ और अच्छा भी करना है? कुछ नहीं है, सिर्फ ये लोग काम विकास करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाना जानते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप कवित्री भी हैं, और हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ ठीक पीछे छायावाद के जो सबसे महापुरुष थे, शिखर पुरुष थे, निराला जी की मूर्ति लगी हुई है, जिनकी रचनाएं आज भी पूरे देश भर में पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं। आपसे भी चाहूँगा कुछ अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के जरिए व्यक्त करें। देखिए, ये कलम कृपाण की धरती है उन्नाव, साहित्य शौर्य की धरती है, श्रृंगार अंगार की धरती है, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है। तो जहाँ तक 4 पंक्तियों की बात है तो मैं पहुँचाती हूँ आप तक कि किसी बेबस को अपने घर का साया कौन देता है, दरख्तों को भला पतझड़ में छाया कौन देता है। बात वही हो रही कि लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करना चाहता है। तो किसी बेबस को अपने घर का साया कौन देता है, दरख्तों को भला पतझड़ में छाया कौन देता है। और यहाँ सब लोग दिल में रह के दिल को तोड़ देते हैं, किसी के दिल में रहने का किराया कौन देता है, किसी के दिल में रहने का किराया कौन देता है। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियाँ आपने की, और हमारे साथ कुछ और साथी यहाँ पर खड़े हैं, और जाहिर है कि साहित्य से बात शुरू हुई है। मर्म जो है वो समझना बेहद ज़रूरी होता है। चुनाव में भले ही आरोप प्रत्यारोप और भाषण और ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन आम आदमी के दिल में वही कसक रह जाती है कि आखिरकार सत्ता ने उसे क्या दिया और कैसी व्यवस्था में वो जी रहा है। तो इस तरह के भाव को किस तरह से उन्नाव की धरती पर आप लोग इस बार देख रहे हैं? हम लोग तो ये मूलभूत आवश्यकताओं को देख रहे हैं। बेसिकली हम शिक्षक भी हैं और समाज में एक अपनी संस्था के माध्यम से लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि हर व्यक्ति को तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता, ऊपर वाला भी संतुष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं और बेसिक जो दिक्कतें थी उनको धीरे धीरे सॉल्व किया जा रहा है। और ये भाजपा सरकार कहीं ना कहीं, जैसे आयुष्मान योजना है वो बहुत अच्छे से क्रियान्वित हुई है। जो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति 10,000 रुपये के इलाज के लिए कर्जा लेता था, वो आराम से 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए का इलाज अपना आराम से करा सकता है और शान से चीज़ों को जी सकता है। आप भी अपने भावनाओं को कुछ पंक्तियों के साथ बांधना चाहेंगे? हम विरोधियों के लिए कह सकते हैं, जो मतलब आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो और होंगे जिन्हें बागुआ से शिकायत है, मैं तो रो रहा हूँ गुलिस्ता की आबरू के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये गुलिस्ता की आबरू के लिए रो रहे हैं, और जाहिर है सवाल यहाँ उन्नाव में आबरू को लेकर सबसे बड़ा है।
मेरे ख्याल से अब जबकि चुनाव बिल्कुल हमारे नज़दीक आ गया है तो हम लोकल कैंडिडेट तो देखते ही हैं कि कौन सा प्रत्याशी हमारे दरवाजे पे आया है और वो कैसे विकास की क्या परियोजनाएं हैं, लेकिन हमें राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर भी देखना है कि किस विचारधारा के लोग हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। हम कैसे लोगों के दल को, देखिए गलत व्यक्ति अगर सही पक्ष में खड़ा है या सही बात बोलने वाले पक्ष में खड़ा है तो वो अपने आप सही हो जाता है, और कोई बहुत धर्मात्मा व्यक्ति या सत्यवादी व्यक्ति भी अगर खराब दल में खराब विचारधारा के साथ में है तो भी खराब ही माना जाता है। तो मेरे ख्याल से विचारधाराएँ प्रमुख होती हैं, व्यक्ति गौड़ होता है। तो निश्चित तौर पर इस बार जब मैं वोट देने जाऊँगा तो मेरे दिमाग में ज़रूर रहेगा कि वे लोग जाएँ जो खुद तो अच्छे ही हैं प्लस वो सही विचारधारा का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।